आपकी मम्मी यहाँ नौकरी करती है, आपकी मम्मी यहाँ नौकरी करती थी, ठीक है। मैं अपने धोती से बर्तन मांजती थी यहाँ पर, आया महाराज जी बन गए। मतलब जिम्मेदारी सौंपी है, मर जाएंगे लेकिन गलत तरीके से या किसी को घुसने नहीं देंगे। यदि एक आप पे जांच बैठ गई ना तो आसाराम जी और उनकी तरह जंगल जेल में होंगे। वो भी होगा, पता नहीं वो भी होगा। अरे बैठवा दो जांच। सबसे इंस्पेक्टर साहब सुन लीजिए, 3 लोगों से ज़्यादा यहाँ नहीं रहेंगे और 3 लोगों से ज़्यादा अगर यहाँ न्यूसेंस होता है आप सबके विरुद्ध FIR दर्ज करेंगे, जो न्यूसेंस यहाँ पैदा करेगा। तेरे को बंदूक लेके यूं घुसेड़ नहीं तेरी बात किसी का हाथ नहीं है। अरे तू नौकरी कर रहा है ना, तो नौकरी कर। मैंने डर लगता है आप क्या मानेंगे? भागना ये उसके बाद भागी है। अरे मेरे को धक्का मारेगा, मैं तो मारेगा साले, मैं तो कुछ नहीं बताया। और हाथ उठाएगा, तूने धक्का कैसे मारा? तुमने कैसे करते जाएंगे बस क्यों मारा नहीं मारा चाहिए? क्या बोल रहा है? अरे तेरा कौन सा अधिकार है तेरा से? नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं अकाट सत्य समाचार। भ्रष्टाचार पर वार की उम्मीद से जनता ने केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार को एक मौका दिया। फिर भी उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। अराजकता का माहौल इसलिए क्योंकि योगी मोदी के अपराध व भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को सूबे के ब्यूरोक्रेट्स मिट्टी में मिला रहे हैं और योगी मोदी तक ओके की रिपोर्ट भी पहुंचा रहे हैं। यानी योगी मोदी तक सिर्फ गुड वर्क ही पहुंचाया जा रहा है। ये ब्यूरोक्रेट्स की कार्यशैली केंद्र और राज्य दोनों जगह व्याप्त है, जिसका खामियाजा बीजेपी को आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी एक पुख्ता वजह है। धार्मिक नगरी व श्री कृष्ण की जन्मस्थली क्रीड़ा स्थली होने की वजह से पूरे विश्व में मथुरा वृंदावन विख्यात है और यही वजह है कि यहाँ की भूमि का धार्मिक रूप से व आर्थिक रूप से काफी महत्व है। बीते कुछ सालों में मथुरा वृंदावन की भूमि के दाम सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं और इसी वजह से भूमाफियाओं की नजर यहाँ की बेसकीमती भूमि पर है। धीरे धीरे यहाँ की खाली पड़ी जमीनों की खरीद फरोख्त होने लगी और आज आलम यह है कि प्राइम लोकेशन पर खाली जमीन मिलना नामुमकिन है। अगर मिलेगी भी तो 10 गुना ज्यादा दामों पर। इसके चलते अब भूमाफियाओं और बिल्डरों की नजर आश्रम मठ व धार्मिक संस्थाओं की बेसकीमती जमीनों पर है। इसके लिए ये लोग साम दाम दंड भेद हर तरह का तरीका आजमा रहे हैं। आश्रमों के महंतों के मर जाने पर चाहे वो प्राकृतिक मौत मरे हों या फिर षड्यंत्र के तहत मार दिए गए हों, संस्थाओं कैसे भी करके घुसकर कब्जा करके भी कैसे भी इन संपत्तियों को हड़पा जा रहा है। फिर इनमें अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस और प्लॉटिंग की जाती है। इस पूरे गोरख धंधे में मथुरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण से लेकर भूमि रजिस्ट्रार, भूमि माफिया व अराजक तत्वों का बराबर का हिस्सा होता है। इसी के चलते इन दिनों मथुरा वृंदावन की संस्थाओं, आश्रमों व मठ पर काले बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला विश्व विख्यात संत सरनानंद महाराज की तपोस्थली साधना स्थली मानव सिंहासन का भी है। मथुरा वृंदावन रोड पर कई एकड़ में बना यह आश्रम अब भूमाफिया, अराजक तत्व व भ्रष्ट अधिकारियों के रडार पर है। इसी के तहत आश्रम स्थित एक परिसर में 3 महिलाओं को पुलिस प्रशासन की मिली भगत से योजना बनाकर घुसा दिया गया है। आपकी मम्मी यहाँ नौकरी करती है, आपकी मम्मी यहाँ नौकरी करती थी, ठीक है। मैं अपने धोती से बर्तन मांजती थी यहाँ पर, आया महाराज जी बन गए। मतलब जिम्मेदारी सौंपी है, मर जाएंगे लेकिन गलत तरीके से या किसी को घुसने नहीं देंगे। यदि एक आप पे जांच बैठ गई ना तो आसाराम जी और उनकी तरह जंगल जेल में होंगे। वो भी होगा, पता नहीं वो भी होगा। अरे बैठवा दो जांच। सबसे इंस्पेक्टर साहब सुन लीजिए, 3 लोगों से ज़्यादा यहाँ नहीं रहेंगे और 3 लोगों से ज़्यादा अगर यहाँ न्यूसेंस होता है आप सबके विरुद्ध FIR दर्ज करेंगे, जो न्यूसेंस यहाँ पैदा करेगा। मैं तो पूछा ना मैंने तेरे को बंदूक लेके यूं घुसेड़ नहीं तेरी बात किसी का हाथ नहीं है। अरे तू नौकरी कर रहा है ना, तो नौकरी कर। मैंने डर लगता है आप क्या मानेंगे? भागना ये उसके बाद भागी है। अरे मेरे को धक्का मारेगा, मैं तो मारेगा साले, मैं तो कुछ नहीं बताया। और हाथ उठाएगा, तूने धक्का कैसे मारा? तुमने कैसे करते जाएंगे बस क्यों मारा नहीं मारा चाहिए? क्या बोल रहा है? अरे तेरा कौन सा अधिकार है तेरा से?
शर्म नहीं लग रही है तुमको? लेडीज के बीच में आ रहे हो? अबे तुम्हारे को भैया कल से लाइट भी इन्होंने कुछ कर रखा है। लाइट भी खराब करती है। लाइट नहीं आ रही है, फोन चार्ज नहीं है। सबसे पहले तो ये बदमाशी करते तो हम लोग कोई गलत बैठे हैं क्या? आए बड़े महाराज जी के, हैं। हाँ, जो महाराज जी बैठे होंगे तुम्हारे घर में आज पुलिस वाले अभी फोन नहीं आए। मैंने है ना वहाँ लखनऊ फोन कर दिया है और इन सब की वीडियो ले ली है। उधर से उधर ले सब। हेलो, आगे बढ़े यहाँ आए ना तो ये ईंट मारूंगी, सोच लेना। नहीं नहीं, मैंने क्या सोच रखा है, बिल्कुल मार दूंगी। सोच लेना तुम लोग यहाँ आ गए तो अंदर यहाँ प्रवेश कर लिया तो तुम्हारे ऊपर कह देंगे हमारे कोई गलत काम करने आया हमारे पास में आया बड़ा लगा उसको एक थप्पड़। पूरा मामला जानने के लिए थोड़ा पीछे की तरफ चलना पड़ेगा। 19 नवंबर 1953 में प्रज्ञा चक्षु संत श्री शरणानंद जी महाराज ने आश्रम की समस्त चल अचल संपत्ति को एक संस्था बनाकर संस्था के नाम कर दिया। संस्था में 11 सदस्य होते हैं व इनका चुनाव हर 3 साल में निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा होना तय है। मानव सेवा संघ वृंदावन मुख्यालय व इसके अंतर्गत 5 अन्य आश्रम और 35 शाखाएं हैं। स्वामी जी ने खुद अपने पास कुछ नहीं रखा। संस्था के पहले प्रधान देश के 6वें मुख्य न्यायाधीश बीपी सिन्हा को बनाया गया। संस्था बन जाने के बाद आश्रम का संचालन संस्था द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा ही किया जाने लगा। सन 1974 में स्वामी जी के ब्रह्मलीन होने के बाद आश्रम स्थित उनकी कुटिया में उनकी शिष्या मुक्तेश्वरी जी निवास करने लगी, जो संस्था में जनरल सेक्रेटरी के पद पर थी। मुक्तेश्वरी ने अपने जीते जी एक शपथ पत्र संस्था के नाम लिखा। उनके रहन सहन के लिए स्वामी जी ने जो धनराशि उनके निज सेवक जगदीश प्रसाद अग्रवाल निवासी चरठावल जिला मुजफ्फरनगर को दी थी, वो भी मैं ब्याज उनके मरने के बाद मानव सेवा संघ की होगी। 2011 में मुक्तेश्वरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शुरू होता है आश्रम की उक्त संपत्ति को हड़पने का षड्यंत्र, और यह षड्यंत्र रचता है मुक्तेश्वरी का निजी सेवक यानी जगदीश प्रसाद अग्रवाल। जगदीश प्रसाद अग्रवाल अपने नाम मुक्तेश्वरी की एक फर्जी वसीयत बनाता है और इस वसीयत में तारीख होती है मुक्तेश्वरी के मरने से मात्र 5-6 महीने पहले की। ये वसीयत फर्जी इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि मुक्तेश्वरी अपने होशो हवास सचिव पद पर रहते हुए अपनी सारी चल अचल संपत्ति जो भी मानव सेवा संघ में उनके पास थी, मानव सेवा संघ के नाम लिख गई होती है। और ये जगदीश की वसीयत में जो मुक्तेश्वरी के साइन होते हैं वो भी मुक्तेश्वरी जी के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते। बहरहाल मानव सेवा संघ प्रबंधन द्वारा जब जगदीश प्रसाद से आश्रम की उक्त संपत्ति को खाली करने के लिए आग्रह किया जाता है ताकि उक्त संत कुटी का जीर्णोद्धार हो सके, जिसमें कि स्वामी शरणानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिवस गुजारे, उनकी स्मृतियों को उसमें संजोया जा सके। लेकिन जगदीश प्रसाद आश्रम स्थित पुरानी संत कुटी को खाली करने से मना कर देता है और कोर्ट में जाने की धमकी देता है। इस सबके दौरान जगदीश प्रसाद सोची समझी साजिश के तहत आश्रम की उक्त संपत्ति का नामांतरण झूठी वसीयत दिखाकर तत्कालीन नगर पालिका में अपने नाम करवा देता है। इस काम में जगदीश प्रसाद की मदद जगदीश का बेटा निर्विकार सिंघल करता है, जो कि उस समय मथुरा में सहायक नियोजक ग्राम नियोजन विभाग में कार्यरत होता है, और वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने पिता का नामांतरण उक्त संपत्ति मानव सेवा संघ स्थित पुरानी संपत्ति का तत्कालीन नगर पालिका में करवा देता है। इसी फर्जी नामांतरण के चलते जगदीश प्रसाद विद्युत कनेक्शन अपने नाम से पुरानी संपत्ति में करवा लेता है। जब संस्था पदाधिकारियों को इसकी भनक लगती है तो वो साक्ष्य प्रस्तुत कर नगर पालिका से जगदीश प्रसाद का नामांतरण निरस्त करवा देते हैं और विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन भी कटवा देते हैं। इस सब की जानकारी जब जगदीश प्रसाद को लगती है, जगदीश नगर पालिका और विद्युत विभाग के विरुद्ध कोर्ट में वाद दायर कर देता है, जिसमें मानव सेवा संघ प्रबंधन कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो साक्ष्य प्रस्तुत करता है और जगदीश प्रसाद के विरुद्ध बेदखली का मुकदमा भी आश्रम प्रबंधन दाखिल करा देता है। मामला अभी कोर्ट में ही विचाराधीन होता है और इसी बीच 28 अक्टूबर 2020 को जगदीश की मृत्यु हो जाती है और जगदीश के परिवारीजन, जिसमें उसके सभी पुत्र शामिल हैं, आश्रम प्रबंधन से मिलकर जगदीश की अंतिम क्रियाकलापों के लिए थोड़ा समय मांगते हैं और जगदीश का 12वां व 20वां कर वो पुरानी संपत्ति की चाबी प्रबंधन तंत्र को देकर अपने घर चले जाते हैं और एक बार फिर आश्रम की उक्त संपत्ति आश्रम के स्वामित्व में आ जाती है। आश्रम प्रबंधन
भूमाफियाओं की साजिश से अनजान निष्फिक्र हो जाता है। लेकिन भूमाफिया चैन से बैठने वाले कहाँ होते हैं? एक बार फिर आश्रम सुर्खियों में आ जाता है। आश्रम में कक्षा 8 तक आश्रम के बाहर शिक्षा अध्ययन करने वाली लड़कियों के लिए स्वामी जी के जीवित रहते हुए ही एक हॉस्टल चलता था, जो कि मुक्तेश्वरी के अस्वस्थ होने पर खुद मुक्तेश्वरी 2002 में बंद करा देती हैं। इसी हॉस्टल में कथित तौर से रहने वाली 3-4 महिलाओं को भूमाफिया जगदीश के मरने के बाद पुरानी संत कुटी में साजिश के तहत घुसवा देते हैं। प्लान के तहत 26 नवंबर 2020 को 3-4 महिलाएं व कांग्रेस का एक छुटभैया नेता, जिसका की नाम चंद्रमोहन जायसवाल है, अपनी बहन सुलेखा के साथ आश्रम में आधमकता है। पहले आश्रम के गेट पर बैठे लोगों से ये कहता है कि ये महिलाएं जगदीश के क्रियाक्रम में आई थी और इनका सामान यहाँ छूट गया है, जिसे ये वापस लेने आई हैं। गेट पर मौजूद कर्मचारी उन्हें आश्रम प्रबंधक गोपाल शरण के पास संत निवास पर भेज देते हैं। वहां पहुंचकर पहले तो ये लोग रौब दिखाते हैं, फिर आश्रम प्रबंधक को हड़काते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ के नौकर हो, हम यहाँ के मालिक हैं, हम यहाँ पर रहे हैं, पढ़े हैं, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? तुम्हारे कर्मचारी ने हमें क्यों रोका? इस पर प्रबंधक ने उन्हें समझाने की कोशिश की और कहा कि आश्रम में अपना बिना परिचय दिए ऐसे कैसे घुस जाओगे, आश्रम के कुछ नियम हैं। इस पर प्रबंधक को सुलेखा और कांग्रेसी नेता चंद्रमोहन जायसवाल, जो कि पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है, गाली गलौज करने लग जाते हैं और आश्रम प्रबंधक को झूठे केस में बंद कराने की धमकी भी देते हैं। इस पर प्रबंधक द्वारा पुलिस को बुलाने की बात पर ये लोग गाली गलौज करते हुए उस वक्त तो वहां से वापस चले जाते हैं, लेकिन पुरानी संत कुटी में जा घुसते हैं। इस बात की खबर जब प्रबंधक को लगी तो उन्होंने संबंधित थाने चौकी व एसएसपी मथुरा से उनको बाहर करने की गुहार लगाई, लेकिन उनको बाहर करना तो दूर की बात है, खुद मथुरा गेट चौकी इंचार्ज उनको यहाँ से ना निकालने की आश्रम प्रबंधक को धमकी दे जाते हैं और इन घुसपैठियों के पक्ष में रिपोर्ट भी इतनी मजबूत बनाते हैं कि वो आज तक हर आख्या पर छाई हुई है। इन घुसपैठिए महिलाओं को 60 साल से यहाँ काबिज भी दिखाया जा रहा है, जबकि इन महिलाओं में प्रमुख गंगा डागा निवासी बीकानेर राजस्थान पेशे से टीचर थी, जो अपनी पूरी सरकारी सेवा समाप्त कर चुकी है। दूसरी महिला मीना गुप्ता निवासी दिल्ली भी अपनी पूरी गृहस्थी के साथ दिल्ली में रहती है। तीसरी महिला कमलेश भी आगरा में निवास करती है, वो भी गृहस्थ है। सिर्फ बचपन में कथित तौर पर आश्रम में कुछ साल निवास करने वाली ये महिलाएं अपने आप को स्वामी शरणानंद की मानस पुत्रिया बताती हैं। सवाल ये उठता है कि जब ये आश्रम में इतने सालों से रह रही थी तो तीनों ने एक 7 जनवरी 2021 में अपने आधार कार्ड में पते क्यों बदलवाए? इनके वोटर कार्ड में पता आश्रम का क्यों नहीं है? इनके आश्रम के पते के दस्तावेज क्यों नहीं है? कई ऐसे सवाल हैं जो इनकी सच्चाई जाहिर करते हैं। इनकी भाषा और व्यवहार से ही कोई भी व्यक्ति पहचान लेगा कि ये महिलाएं स्वामी शरणानंद की मानस पुत्रियां हैं कि नहीं। बाल मंदिर की प्रथम बालिका। हाँ, मानस सेवा संघ बाल मंदिर की मैं सुलेखा पढ़ी हुई हूँ। हम सब बाल मंदिर की बहनें यहीं पढ़े हुए लिखे हैं। अभी हम लोगों ने कल किला फतेह अपना किया है, इस वक्त में बदमाश को यहाँ से निकाल देंगे। साधु के द्वारा जो आश्रम ग्रहण कर लिया गया है, हड़प कर लिया गया है, उसको छुटाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी पिक्चर बाकी है, ये तो ट्रायल था। आप मालिक आप बोल दो ना, मालिक से। मालिक ने हमें बोल दिया कि ये काम करना है। यहाँ के मालिक आप हो। हाँ बिल्कुल। जबरदस्ती हो गई ना तुम्हारी। नहीं ये कोई बात नहीं, तो जबरदस्ती हो गई। नहीं दिया मैंने कुछ नहीं, एसपी तक से 3 के लिए कहा था। जाओ मगर तू अंदर जाओ। होगा तुम्हारा काम, जाओ। क्योंकि वो बसियत वो बसियत जो है ना, वो कोर्ट का आदेश नहीं है। कोर्ट का आदेश नहीं है वो बसियत। कोर्ट ने आदेश दे दिया है क्या? जैसे वो जबरदस्ती को घुस के बैठ जाओ। बहुत पढ़ा लिखा है, तू बहुत पढ़ा लिखा है, तू सामान के लिए बच्चे को नहीं भेजा। अब कह रहा गंगा माता जी ने कहा है सामान लेने के लिए किसने बुलाया? गंगा ने बुलाया, किसने बुलाया? ये सामान वहीं पर रख दे, वहीं डाल दे, ठीक जाएगा, वहीं डाल। कहीं डाल दो। मेरे क्या मतलब है तुम्हारे सामान से? मेरी तुम्हारे मुझे सामान से मतलब नहीं है। ये कहा है 3 माता जी जाएंगी बगैर सामान का, जाएगी नंगी लुच्ची रहेगी वहाँ पर, है ना? ये कहा है तुझसे 3 औरतें रहेंगी तो सामान नहीं लेकर जाएंगी। तो मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं मना कर रहा हूँ क्या? मना किया तूने? तो सामान ले जाओ, डलवाया मेरा सामान को ले जाओ अपने को। तूने क्यों? किसी के हाथ में दम पैर नहीं है तो सामान तो गंगा ने कहा वो बच्चा ले गया, क्या पता आ गई आपको? सामान हो गया, सामान तो पहुँच गया। क्यों पहुँच गया? तू क्या बात है? तू इतना अप टू डेट है, तू हमको वहाँ से सामान नहीं ले जाने दे रहा।
आश्रम की संपत्ति में जबरन घुसी ये महिलाएं षड्यंत्र के तहत रोज रोज नए नए प्रोपोगंडा रचती हैं। वुमेन पावर लाइन का दुरुपयोग करते हुए रोज रोज विक्टिम कार्ड खेलती हैं और प्रशासन भी इनकी चाल में फंसकर या जानबूझकर इनकी मदद करता है। जबकि इस पूरे प्रकरण की शिकायत आश्रम प्रबंधन तंत्र योगी से लेकर मोदी तक और चौकी से लेकर सूबे के डीजीपी तक कर चुका है, लेकिन शुरू में IGRS में चौकी इंचार्ज द्वारा लगाई गई गलत रिपोर्ट ही नीचे से लेकर ऊपर तक घूम रही है और इन महिलाओं का कब्जा आश्रम की संपत्ति पर बदस्तूर जारी है। वह इनके पीछे खड़े माफियाओं का मंसूबा भी कामयाब होता दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर मथुरा प्रशासन की मंशा पर इसलिए संदेह होता है कि मथुरा पुलिस प्रशासन को आश्रम प्रबंधन तंत्र द्वारा 26 तारीख को ही महिलाओं व कांग्रेसी नेता के आश्रम में जबरन घुसने, गाली गलौज करने व ताला तोड़कर आश्रम स्थित पुरानी संतकुटी में घुसने की सूचना दी जाती है, साक्ष्य भी उपलब्ध कराए जाते हैं, तो फिर उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई अब तक आखिर क्यों नहीं करता है? क्यों मथुरा पुलिस उन महिलाओं से आश्रम स्थित उक्त संपत्ति के मालकाना हक के दस्तावेजों की जांच नहीं कर पाती? क्यों पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है और तो और सिटी मजिस्ट्रेट मथुरा दोनों पक्षों के दस्तावेजों को देखकर डीजीसी के पास भेजते हैं, पर डीजीसी अपनी रिपोर्ट में दोनों पार्टियों को सिविल न्यायालय में जाने की सलाह देती है ताकि मामला सिविल न्यायालय में चला जाए और मान न मान मैं तेरा मेहमान की तर्ज पर बेवजह ये महिला पार्टी बन जाए। फिर दीवानी तो दीवाना बना देती है। इस तरह महिलाओं का कब्जा बरकरार हो जाए जैसा कि ये महिलाएं चाहती हैं। इस तरह देखा जाए तो पैसे के दम पर और महिला विक्टिम कार्ड खेलकर ये महिलाएं आश्रम की उक्त संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने में अब तक कामयाब दिखती हैं और प्रशासन अपनी निष्क्रियता व अकर्मण्यता से लोगों को आश्रम में घुसने का, कब्जा करने का उपाय सुझा रहा है। ऐसा वृंदावन में आए दिन दिखाई भी दे रहा है। आए दिन आश्रमों और कमजोरों की संपत्तियों पर कब्जे वृंदावन में लगातार हो रहे हैं और प्रशासन मौन है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण पर कुछ सवाल उठने लाजमी हैं। सवाल नंबर 1, जब खुद मुक्तेश्वरी जी अपने जीते जी अपने पूरे होशो हवास में आश्रम को स्वामी शरणानंद जी महाराज द्वारा जीवन पर्यंत रहने के लिए दी गई पुरानी संतकुटी और मूलधन ब्याज सहित आश्रम के नाम उनके मरने के बाद होगा ये लिख जाती हैं, तो फिर उनकी जगदीश के नाम बाद में की गई वसीयत कहाँ से आ जाती है और क्या वो मान्य है? जबकि मुक्तेश्वरी को पुरानी संतकुटी सिर्फ जीवन पर्यंत रहने को स्वामी जी के आग्रह पर आश्रम ने दी थी। सवाल नंबर 2, जब खुद मुक्तेश्वरी व स्वामी जी भी उक्त संपत्ति के मालिक नहीं थे तो मुक्तेश्वरी पुरानी संतकुटी की वसीयत कैसे कर सकती थी? सवाल नंबर 3, मुक्तेश्वरी ही मालिक नहीं थी तो जगदीश उनकी कथित वसीयत के आधार पर अन्य लोगों को वसीयत करने का अधिकारी कैसे हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि स्वामी जी जब जीते जी आश्रम की सारी चल अचल संपत्ति को संस्था बनाकर संस्था के नाम कर गए थे, तो उसी आश्रम में स्थित एक संत कुटी की खरीद फरोख्त व वसीयत आदि कैसे हो सकती है? सवाल नंबर 5, बेदखली का मुकदमा आश्रम प्रबंधन तंत्र का जगदीश के साथ चल रहा था, तो जगदीश के मरने के बाद उसके वारिसान मुकदमे की पैरवी करेंगे, जबकि उक्त कब्जेधारी तीनों महिलाओं का जगदीश से दूर दूर तक कोई भी कैसा भी रिश्ता नहीं है, तो ये महिलाएं कैसे जबरन पार्टी बन रही हैं और पुलिस प्रशासन से कहती हैं कि हमारा मुकदमा आश्रम से चल रहा है? सवाल नंबर 6, अगर जगदीश ने इन महिलाओं को अपने जीते जी वसीयत की थी तो इन महिलाओं ने जगदीश के जीते जी अपने को कोर्ट में वारिसान क्यों घोषित नहीं किया और ना ही ये महिलाएं जगदीश के जीते जी कभी उक्त संपत्ति में रही थी? सवाल नंबर 7, उक्त महिलाएं अपने आप को स्वामी शरणानंद जी की मानस पुत्रियां बताती हैं, तो ये अब तक कहाँ रही? सवाल नंबर 8, उक्त महिलाओं ने अभी हाल ही में अपने आधार कार्ड में पते बदलवाकर मानव सेवा संघ का पता करवाया है, जबकि अभी भी ये उक्त तीनों महिलाएं अपने पूर्व पतों पर ही अपने परिवार के साथ निवास कर रही हैं और बारी बारी से मानव सेवा संघ की संपत्ति में कब्जा बरकरार रखने को आकर रहती हैं। सवाल नंबर 9, प्रशासन इनके खिलाफ की गई आश्रम प्रबंधन की हर शिकायत को IGRS के तहत ही क्यों निपटा देता है और हर बार आख्या लगाई जाती है वही पुरानी वाली? सवाल कई हैं, लेकिन मथुरा प्रशासन पूरी ईमानदारी से इस प्रकरण को सुलझाने के मूड में नहीं है या फिर सुविधा शुल्क लेकर प्रशासन की ही ये सह पर सब कुछ हो रहा है। प्रशासन कानून व्यवस्था बरकरार रखने की दुहाई देते हुए हर स्तर पर गया है इस मामले में, लेकिन इस मामले की तह में जाकर इसको निपटाने की कोशिश कभी प्रशासन द्वारा नहीं हुई। अलबत्ता जिंदा को मरा और मरे को जिंदा दिखाकर
आख्या आख्या का खेल प्रशासन खेलता रहा है। ऐसे कई मामले हैं मथुरा जिले के जिनसे पता चलता है कि मथुरा प्रशासन कैसे सूबे के मुखिया योगी जी की अपराध व भू माफियाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को उल्टा करने में लगा हुआ है और रिपोर्ट ऊपर तक पहुंच रही है ओके की। अकाट सत्य के लिए हिमांशु सिंह, वृंदावन।